जय हिंद। आज बात करेंगे आप ह्यूमन सिस्टम के बारे में। बायोलॉजी पढ़ने लगे हैं कंप्लीट आज। ठीक है, लंबा लेक्चर रहेगा, 4-5 सेशंस में डिवाइड होगा। ये वीडियोस भी इसके 3-4 बनेंगे इकट्ठे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम खाते क्या क्या हैं। देखिए जी, हमारा बॉडी जो है उसमें कुछ चीज़ें एनर्जी सोर्स होती हैं, कुछ चीज़ें बॉडी बिल्डिंग पार्ट होती हैं, कुछ चीज़ें कैटलिस्ट का काम करती हैं, कुछ चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रकों का काम करती हैं, सामान को आर पार लेके जाती हैं। तो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग कंपोनेंट्स काम करते हैं। हम खाते हैं मेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एनर्जी सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट में पहले खाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को बॉडी ग्लूकोज की तरह ही यूज करती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये पाइरुनोस फॉर्म होती है 1 2 3 4 5 6। मैं डेप्थ बताता जाऊंगा, साथ साथ नोट करते जाइएगा। लेक्चर लंबा है, आराम से पेशेंस से काम करना। ठीक है, अभी जो है रफली 11:15 हुए हैं। मेरे यहाँ से 3:30 पौने 4 खत्म होगा। ये 4-5 लेक्चर है, लंच उसके बाद मिलेगा। बीच में से ब्रेक मिलेंगी जब हम सेशन के बीच में ब्रेक लेंगे तो सेशन भी ब्रेक ही होगी, बट लंच ही मिलेगा लास्ट तक। ग्लूकोज जो है ये पाइरुनोस फॉर्म बोलते हैं, पाइरुनोस फॉर्म। ये फ्रक्टोज से अलग है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सेम होता है। ठीक है, C6H12O6 ही होता है, बट उसकी फ्यूरेनोस फॉर्म होती है 1 2 3 4 5 6। So they are having the same chemical formula but different structures. The molecules which have the same formula but different structures are called isomers. So they are isomers. So glucose हो गया, fructose हो गया, lactose हो गया, they are isomers. इनको बॉडी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करती है। दिस इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। हमारी बॉडी ग्लूकोज ही यूज कर सकती है। ठीक है जी, हम खाते हैं स्टार। तीसरा खाते हैं हम शुगर। शुगर में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज से जुड़े होते हैं। टेक्निकल टर्म्स है ये। सो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज से जुड़े होते हैं। फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको ही बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। हम खाते हैं स्टार्च, C6H12O5 होल N। ये बहुत बड़ा पॉलीमर है। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमर जो होता है ग्लूकोज होता है, उसी का पॉलीमर। इसका कोई टेस्ट नहीं होता। स्टार्च टेस्टलेस होता है, ग्लूकोज टेस्ट स्वीट होता है, फ्रक्टोज उससे ज्यादा स्वीट होता है। तो स्वीटनेस में फर्क है। स्टार्च को भी बॉडी यूज नहीं कर सकती। इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है पानी से ट्रीट करके, इसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। बॉडी ग्लूकोज ही यूज कर सकती है। ठीक है, ये सारे हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। हम खाते हैं इसके साथ सेलुलोज। सेलुलोज बॉडी यूज नहीं कर सकती। इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का मेथड नहीं है हमारे पास। यानी हमारे पास वो केमिकल्स नहीं है जो ग्लूकोज के तोड़ने में हेल्प, जो सेलुलोज को ग्लूकोज में तोड़ने में हेल्प करे। तो ये टूटता नहीं है। सेलुलोज हमारी बॉडी में रफेज कहलाता है और ये जैसा हम खाते हैं वैसे ही आ जाता है। हाँ, फायदा जरूर है इसका। क्या फायदा है? पहला, ये खाने को बल्की बनाता है। आप कम खाना खाते हैं, नहीं तो आप ज्यादा खा लेंगे। ज्यादा खाएंगे, आपकी बॉडी कैपेसिटी ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा? बॉडी को उस खाने को स्टोर करना पड़ेगा, आप फैटियर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ये भागों का नेटवर्क बनाता है। आपने देखा होगा, आप अगर पतंग उड़ाते हैं, उसका पिन्ना होता है। वो पिन्ना अगर रेत के ऊपर चला जाए तो रेत उसमें फंस जाती है पूरी पूरी। उस मैश में सारी की सारी रेत फंस जाती है। उसी तरह इसका जो मैश बनता है, उस मैश में जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में फंसा हुआ पार्टिकल होता है वो इसमें फंस जाता है। तो ये एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम भी करता है। फूड को बल्की बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। इसका वो रोल है, बट ये हमें एनर्जी का सोर्स नहीं है। इवन इट इज ऑलमोस्ट लाइक स्टार्च, स्टिल इट इज नॉट यूजेबल बाय बॉडी इसको यूज नहीं कर सकती। और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। पॉइंट समझ आ गया? ये बता दिए, फिर अगला बताते हैं। इसका भी ऑलमोस्ट स्टार्च जैसा ही फॉर्मूला होता है। इनमें ऑक्सीजन का नंबर में वेरिएशन होता है। देखिए, ग्लूकोज और फैट में क्या फर्क है। इसके बाद मैं ये उतार लीजिए, बताता हूँ। सर जो दलिया वो सेलुलोज है?
दलिया जो है उसमें फाइबर कंटेंट, उसमें सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा। दलिया जो है वो भी व्हीट से ही बना हुआ है। तो वो दलिया में देखिए आप आटा बनाते हैं, उसी आटे को ज्यादा फिल्टर करेंगे, उसमें से फाइबर कंटेंट कम कर देंगे। आटा जो है वो व्हीट के दाने में से बनता है। व्हीट का जो दाना होता है उसमें छिलका मतलब सेलुलोज का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। जब आप उसको आटा में पीसते हैं और छानते हैं तो उसमें से फाइबर निकल जाता है, उसमें व्हीट का कंटेंट बढ़ जाता है, उसमें फूड कंटेंट जो है वो स्टार्च का कंटेंट बढ़ जाता है। आप उसे और फिल्टर कर लें, उसमें से और फाइबर निकाल दें तो उसमें स्टार्च का कंटेंट और बढ़ जाएगा, उसको हम मैदा बोलते हैं। तो ये व्हीट में से ही बनी हुई आइटम है। मैदा जो है रिफाइंड फ्लोर है। पॉइंट समझ आ गया आपको? मैदे में फूड का कंटेंट ज्यादा है, फाइबर का कंटेंट कम है। उसके मुकाबले व्हीट में फाइबर का कंटेंट मैदे से ज्यादा है। आप उसकी जगह अगर कॉर्न खाते हैं तो कॉर्न में फाइबर कंटेंट और भी ज्यादा है, साथ कॉर्न में भी स्टार्च ही है, बट कॉर्न स्टार्च में फाइबर का कंटेंट और ज्यादा है। उसकी जगह अगर आप बार्ले खाते हैं या बाजरा खाते हैं, बाजरे में व्हीट फाइबर का कंटेंट और भी ज्यादा हो जाता है। तो फाइबर कंटेंट को बढ़ाने से आपका फूड कंटेंट यानी ग्लूकोज कंटेंट घटता जाएगा। पॉइंट समझ आ गया आपको? सेलुलोज मतलब विटामिन सी में यार सेलुलोज में विटामिन कहां से आ गया यार? कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। विटामिन सी वाली चीजें सर उसमें प्रेजेंट होगा। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका विटामिन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वो दोनों आइटमें मिक्स करके एक चीज में हो सकती हैं, बट उसका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है? वो अलग आइटम है, वो अलग आइटम है, उसका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। किसी में सेलुलोज हो सकता है, विटामिन सी ना हो सकता है। किसी में सेलुलोज के साथ विटामिन सी भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप फूड का कौन सा पार्टिकल उठा रहे हैं, कौन सा फूड ग्रेन उठा रहे हैं। वो अलग आइटम है, वो अलग आइटम है। दो चीजों को अलग अलग आइटमों को अलग अलग रखो, मिक्स मत करो। सर पायरुवेट और पायरुविक एसिड में क्या फर्क है? और यार कहाँ चला गया चाप पांचवें महीने में? पहले ही काम तो करा लें। जब कंटेंट बढ़ा रहे हैं ना उस चीज के ऊपर दो। मैं ए पढ़ा रहा हूँ, मुझे बोल रहा है पी क्या होता है, वो कैसे पढ़ाएंगे? पहले मुझे ए बी सी डी पढ़ा लेना, तो फिर पी में बताते हैं क्या पी हो। दूसरा हम खाते हैं फैट्स। फैट्स को बॉडी यूज नहीं कर सकती, इसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फैटी एसिड बॉडी यूज कर सकती है। फैट जो है इसमें भी सी एच और ओ ही होता है, ग्लूकोज में भी सी एच ओ ही होता है, C6H और O6 होता है। फैट में ऑक्सीजन का नंबर कम हो जाता है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से अगर आप केमिस्ट्री को जानते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8। इसका मास बनता है 12, इसका बनता है 1, इसका बनता है 16। तो भारी मॉलिक्यूल इनमें से ऑक्सीजन है। तो बॉडी क्या करती है, फैट में जब कन्वर्ट करना होता है तो ऑक्सीजन का नंबर घटा देती है। ऑक्सीजन के घटा देने से मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाता है। छोटा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में स्टोर करना आसान होता है, इसलिए हम छोटे मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं। उसको जब भी यूज करना होता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बोरो करके फैट को फिर हम कंज्यूम कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो वहां से बोरो करते हैं, फिर इसको कंज्यूम करते हैं। पॉइंट समझ आ गया? मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है। पर इसमें एक चीज मैंने अपने लेक्चर में बताया, अगर आप एनर्जी के हिसाब से बात करो, एनर्जी के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो होती है वो फैट के एक मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी फैट के एक मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है। बट पर ग्राम, 1 ग्राम में फैट का मॉलिक्यूल छोटा, पर ग्राम में किसके मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे? फैट के ज्यादा आएंगे। पर ग्राम की जो एनर्जी होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो फैट की ज्यादा होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है कार्बोहाइड्रेट से। समझ आ गया अब ये बात? अब इसमें बहुत गलती लगती है क्योंकि दोनों रिलेशन बिल्कुल उलट गए। सो पर मॉलिक्यूल में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर आपको इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, बट पर ग्राम में एनर्जी फैट्स की ज्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? फैट्स की, जबकि पर मॉलिक्यूलर एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट। पॉइंट समझ आ गया? ये हो गया फैट। फैट भी एनर्जी सोर्स है हमारा बॉडी का। वैसे जरूरत ना हो तो प्रोटीन को एनर्जी सोर्स नहीं बनाया जाता। बॉडी प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्ड करने के लिए यूज करती है। तीसरे खाते हैं हम प्रोटीन्स, ठीक है जी। जो हम प्रोटीन्स खाते हैं
इनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो काम के हैं। वैसे तो हमें 26 से 23 पता चल गए हुए हैं, बट हमारी बॉडी के लिए 20 ही मेन होते हैं। इन 20 में से 10 एसेंशियल हैं। एसेंशियल का मतलब है हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, इसलिए हम इसे बाहर से बोरो करते हैं, और 10 नॉन एसेंशियल है। इसका मतलब है हमारी बॉडी में एक कैपेसिटी है कि इन अमाइनो एसिड्स को बना ले, तो हम यहाँ से बोरो करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि आप कोई दाल खाते हैं, तो दाल जो है वो प्रोटीन से बनी है, और उस प्रोटीन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे। हमारी बॉडी इन सारे अमाइनो एसिड्स को अलग कर लेगी, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब हमें अमाइनो एसिड्स का ढेर मिल गया अलग अलग तरह के। मुझे केराटिन बनाना है हेयर के लिए, तो मैं पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, केराटिन का जो कोड है उस कोड के अमाइनो एसिड उठाऊंगा और वो कोड जनरेट कर लूंगा, उससे मेरा केराटिन बन जाएगा। अगर मुझे आंखों के लिए रेडॉप्सिन बनाना है तो मैं अमाइनो एसिड उठाऊंगा रेडॉप्सिन वाले कोड के, और वो कोड जनरेट कर लूंगा, उससे रेडॉप्सिन बन जाएगा। मुझे ब्लड के लिए हीमोग्लोबिन बनाना है, वो भी प्रोटीन है, वो भी ऐसे ही बनता है। मसल्स में मायोसिन होता है, एंटीजन्स एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं। ये बॉडी हमारे उन्हीं अमाइनो एसिड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, उस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन बना के वो प्रोटीन क्रिएट कर लेती है। 20 में से 10 उसे बाहर से चाहिए, 10 उसमें बनाने की कैपेसिटी है। विटामिन्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं। विटामिन रिएक्शंस को एम्पलीफाई करेंगे, एनहांस करते हैं, जिससे काम तेजी से हो जाता है, ठीक है। और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मोस्टली या तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या ट्रक्स का काम करते हैं। अब आपने सोडियम क्लोराइड खाया, सोडियम और क्लोरीन के आयन अलग अलग हो गए। सोडियम का आयन जो है वो किसी के साथ बाइंड करता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस करा के अंदर छोड़ देता है, अंदर से किसी के साथ बाइंड करता है, उसको उठा के बाहर पहुंचा देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अगर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी हमारे को लूज मोशन लगती है और पानी कम हो जाता है, उस पानी के साथ साथ आयंस भी कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी के क्या कम हो गया, ट्रैकी कम हो गई। ट्रैकी कम हो गया तो सामान अंदर बाहर ही स्लो हो जाएगा, सामान अंदर बाहर स्लो हो जाएगा तो हमें रिसोर्सेज अंदर बॉडी में मिलेंगे नहीं, हमें वीकनेस हो जाएगी। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ये आयंस जो हैं ये बेसिकली मिनरल से आते हैं, जो ये ट्रांसपोर्टेशन में मेन असिस्टेंस करते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, ये मैं जनरलाइज्ड बात कर, ऐसे स्पेसिफिकली बहुत फंक्शन है इनके, बट हम अभी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। या बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन जो है वो उसका कंपोनेंट है। फोटोसिंथेसिस का कौन सा मेटल होता है कंपोनेंट? जैसे हीमोग्लोबिन का आयरन है, फोटोसिंथेसिस का कौन है? क्लोरोफिल का कौन है? क्लोरोफिल का मेटल मैग्नीशियम, याद रखा करो यार, समझ आ गया आपको? तो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग चाहिए। हमारा एक थायरोक्सिन ग्लैंड होता है, थायरोक्सिन सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, उसका मेन मिनरल कौन सा है उसके अंदर चाहिए? आयोडीन। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो किसी कंपोनेंट को बनाने में या तो बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं या असिस्टेंस करते हैं। पॉइंट समझ आ रही है आपको? ये ठीक। देखिए खाना जो होता है वो बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है, मैंने अभी बताया। उसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जैसे हम कर रहे हैं। तोड़ने को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, खाने के साथ ही किसी भी चीज को। तो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में तोड़ना कैटाबॉलिज्म, छोटा को जोड़ के बड़ा दोबारा बनाना कोई स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। बॉडी दोनों काम करती है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म टुगेदर। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है। हम खाना लेते हैं, खाना बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है, हमारी बॉडी वो यूज नहीं कर सकती, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। उसके लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स वो बायोकैटलिस्ट हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली एफिशिएंट बायोकैटलिस्ट। एंजाइम जो है ना वो रिएक्शन को 10⁻28 टाइम्स बढ़ा देता है। आप इससे यही बात समझ सकते हैं कि अगर एंजाइम ना हो हमारी बॉडी में, जो खाना हम खाएं उसे 50 साल लगे डाइजेस्ट होने, 50 इयर्स। हम दोपहर को खाते हैं, शाम को खाने लायक फिर हो जाते हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास वो बायोकैटलिस्ट हैं जो हाईली एफिशिएंट हैं, जो इतनी एनहांसमेंट कर देते हैं रिएक्शन की कि रिएक्शन झट से हो जाती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। सो एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट, ये फूड पे एक्ट करते हैं और उसको छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं।
खाना खाना दैट इज कॉल्ड इंजेशन, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारी बॉडी में ना दो ही होल है अगर आप टेक्निकली मानोगे खाने वाले, एक मुंह से खाना खाते हैं, एनस से बाहर आता है, बीच में इस पाइप में कोई सुराख नहीं है। तो ये पाइप मुंह से शुरू होकर एनस पे खत्म होती है, इसमें बीच में कोई सुराख नहीं है। पॉइंट समझ आ गया? कोई और होल नहीं है, इसमें एंट्री हो सकती है, एग्जिट कोई नहीं होती, ठीक है। सो इस पाइप के अंदर खाने को तोड़ा जाता है, तो डाइजेशन की जाती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे में एंजाइम्स की मदद से तोड़ लिया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड अभी भी इसी पाइप के अंदर होता है, उस पाइप से ब्लड के अंदर इसको डिफ्यूज किया जाता है। उसके लिए हमारे पास स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिससे खाना एब्जॉर्ब होता है, उसको बोलते हैं विलाई। और खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब्ड खाना ब्लड में पहुंच गया, ब्लड से उसे सेल्स को दिया जाता है या उसको कन्वर्ट करना है फैट में स्टोर करने के लिए या उसे ग्लाइकोजन बनाना है लिवर में डालने के लिए, जो भी उसके साथ करना है उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? तो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, और जो अनवांटेड खाना होता है उसे बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, ये 5 स्टेजेस है न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेजेस होते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? जी सर। एक्सक्रीशन ईजेशन लग गया। एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के साथ कनेक्टेड होती है, वो अलग चीज होती है। खाने का जो वेस्ट हम बाहर फेंकते हैं दैट इज ईजेशन, नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होती है वो हमारे लंग्स की भी होती है, किडनीज की भी होती है, वो अलग चीज होती है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। हमारे पास खाना जो हम मुंह में डालते हैं, इंजेस्ट करते हैं, थोड़ा हमने मुंह में डाला, हम खाने को बाहर से बोरो कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सी टाइप न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन को हम 2 कैटेगरीज में डालते हैं। न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मैं यही दिखाता रहता हूं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक इज सेल्फ न्यूट्रिशन, अपने को हम खुद बनाते हैं खाना, जैसे प्लांट्स बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक हो गया, हम बाहर से खाना बोरो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में हमारे पास सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक वो हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे जिंदा रहते हैं। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर पे जिंदा रहते हैं उन्हें हम सैप्रोफिटिक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो फंगस होती है वो लकड़ी वो खराब हो जाती है, गिर जाती है, उसको फंगस लग जाती है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो वापस अपने एलिमेंटल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है। दैट इज कॉल्ड, वो उस ब्रेक डाउन से एनर्जी निकालते हैं और उनका सर्वाइवल ही उसी ब्रेक डाउन की एनर्जी से। तो होते हैं सैप्रोफिटिक। इवन जो एक का एक्सक्रीटा होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड होता है। आपने देखा होगा गाय का गोबर होता है, वो जहाँ गिराती है उस गोबर में भी 2-4 दिन के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। वो जो कीड़े हैं उनके लिए वो गोबर में होते नहीं है समझ आ गया आपको? उनके लिए वो जो गोबर है उसमें भी बहुत सारा फूड है, और उस फूड को वो भी मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उनको यूज करके वो उन्हें और सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ सकते हैं और उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको बोलते हैं डेटराइट्स। तो जहाँ पे एक बॉडी का एक्सक्रीटा दूसरी बॉडी के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड हो, ऐसी न्यूट्रिशन को डेट्रोवोरस न्यूट्रिशन बोलते हैं। वो डेटराइट्स होते हैं, वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की एक टाइप है। फिर किसी होस्ट बॉडी पर जिंदा रहना, किसी जिंदा बॉडी पर ही जिंदा रहना, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखिए जी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होती है ना, ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। आपने देखा होगा भैंस के ऊपर एक सफेद रंग का बर्ड बैठा होता है जो उसके साथ साथ चलता रहता है जब वो खेतों में घूम रही होती है। उस बर्ड को क्या फायदा होता है भैंस के ऊपर? भैंस में जो लीक्स और टिक्स और लाइसिस होते हैं, जुए या खटमल पड़ गए होते हैं जो उसको, वो उसके ऊपर उसको बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहीं से खा सकता है वो। तो उसको ढूंढना नहीं पड़ता कीड़ों को अपना खाना खाने के लिए, कीड़ों को उसे बाहर से ही ढूंढना पड़ता, ऊपर भैंस से ही सब कुछ मिल जाता है। भैंस को जो कीड़े खून चूस रहे होते हैं वो कीड़े जो है ये खा जाता है, तो भैंस को भी फायदा हो जाता है। तो उसमें भैंस को भी फायदा है और उस बर्ड को भी फायदा है। इस तरह की एस्ट्रेशन को सिम्बियोटिक एस्ट्रेशन बोलते हैं, जहाँ फायदा होता है। बट जरूरी नहीं है कि फायदा हो, नुकसान हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, बट होस्ट जो काम करता है उसमें किसी और को नुकसान हो जा सकते हैं। जैसे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम रहता है, मलेरिया कॉज करने वाला। वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को कुछ तंग नहीं करता, बट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जिसको काट दिया उसको मलेरिया कर देता है।
समझ आ गया? तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होस्ट हो गई, मलेरिया का पैरासाइट जो हो गया वो प्लाज्मोडियम, वो पैरासाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन टाइप की सिचुएशन नहीं है, पॉइंट समझ आ रहा है आपको? हमारे पास ऐसी भी बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी। फिर ऐसी भी केसेस हैं जहाँ पे होस्ट के ऊपर रह के फूड लिया जा सकता है, ऐसी भी हैं जहाँ पे होस्ट के अंदर से ही फूड लिया जा सकता है। हमारी बॉडी में अमीबा होता है बहुत सारा, डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, आराम से रहता है, वो ना हमें तंग करता है, ना हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, ना वो हमें तंग करता है, ना हमारा सिस्टम चल रहा है। बट अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डायसेंट्री लग जाती है, जिसको एमीबॉइसिस बोलते हैं। तो हम उसके लिए होस्ट हैं, हम एक्सटर्नल होस्ट हैं। इंटरनल होस्ट हो गया, इंटरनल होस्ट हो गया जो अंदर रहता है, बाहर से उसके ऊपर सब करते हैं। जैसे मैंने बुफेलो के ऊपर बताया आपको, टिक्स या लाइसिस पड़ जाती हैं, तो वो एक्सटर्नल यूज करते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? तो पैरासाइट कैन बी इंटरनल, पैरासाइट कैन बी एक्सटर्नल, वो बहुत सारी कैटेगरीज में हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था, दैट इज होलोजाइक न्यूट्रिशन। जैसे हम करते हैं, खाना तोड़ते हैं, हम मुंह में डालते हैं, तो हम होलोजाइक न्यूट्रिशन को करते हैं। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करते हैं, मुंह में खाना तोड़ के डाला जाता है, दांत उसको च्यू करते हैं, टंग उसको मूव करती है। दांत हमारे पास 4 कैटेगरी के हैं। शुरू में अगर आप फ्रंट से देखें तो आपको 4 दांत दिखते हैं, ठीक है। एक तरफ 2 के बीच में से एक तरफ शुरू करते हैं, ये 2 इंसिजर्स हैं। एक चुंज वाला दांत आता है कैनाइन, 2 छोटी दाढ़ें आती हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स, और 3 बड़ी दाढ़ें होती हैं, इनको बोलते हैं मोलर्स। ये लास्ट मोलर होता है, इसको विजडम टूथ बोलते हैं, विजडम टूथ, अक्कल दाढ़ बोलते हैं। जब अक्कल आ जाती है फिर ये दाढ़ निकलती है, तो ये 15 से 25, कई जगह पे आपको 15 से 22, कई जगह पे 17 से 22 ऐसे अलग अलग एज मिलेगी, बट रफली इन द एज ऑफ 15 to 25 ये दांत आता है। सो इंसिजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ये 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 इधर 8 इधर, 16 16 ऊपर 32। सो इंसिजर्स 2 इधर 2 उधर, कैनाइन्स 1 इधर 1 इधर, प्रीमोलर 2 इधर 2 इधर, मोलर 3 इधर 3 इधर। दिस इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, इसको डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है, एडल्ट डेंटल फॉर्मूला। पॉइंट समझ आ गया नहीं हमको? दांतों से खाना चबाने के बाद खाना सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके साथ एंजाइम भी मिक्स करते हैं, वो आगे एंजाइम अगले क्लास टेबल में बताएंगे। एंजाइम जो मिक्स होता है माउथ में, दैट इज कॉल्ड सल्फरी अमाइलेज और टाइलिन। और मुंह में 3 सल्फरी ग्लैंड्स होते हैं, एक ऊपर पैरोटिड, 2 टंग के नीचे सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। खाना एक सेमी पेस्ट बना के बॉल की शेप में गले से उतार दिया जाता है। ये जो बॉल होता है इसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। और ये बोलस की फॉर्म में गले से उतार दिया जाता है। जहां गले में ये जाता है, इस हिस्से को फेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप कॉमन हो जाती है, उसके बाद विंड पाइप आगे आ जाती है, फूड पाइप पीछे रह जाती है, ठीक है। विंड पाइप वाला कंपोनेंट जो है वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ये फूड पाइप आगे जाती है, इसको इसोफेगस कहते हैं। इसोफेगस के बाद अगला पार्ट आता है स्टोमक। स्टोमक से जब बाहर निकलती है तो ये पहला पार्ट जो है इसको ड्यूडेनम कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, सो ड्यूडेनम कहा जाता है। ड्यूडेनम, अगले पार्ट को जेजुनम, अगले पार्ट को इलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। सो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरता हुआ, ये कोई ट्राइस फूड की होती है, ट्राइस फूड। इसका खाना जो है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, जिसमें खाना ऊपर मूव करता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। फिर रेक्टम में वेस्ट स्टोर होता है, एनस से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। जहां स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को जुड़ती है वहां अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ग्लैंड। वेस्टिजियल ग्लैंड वो होते हैं जो अब हमारे किसी भी काम के नहीं है। वेस्टिजियल ग्लैंड जो अब हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है। कोई और वेस्टिजियल ग्लैंड का पार्ट का नाम बताओ। हाँ, निक्टेटिंग मेमोरी आंख के कोने में है। ये पहले जो थी ना, हम जब हम डेवलप हुए, शायद हम फिश से डेवलप हुए। फिश में ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पूरी आंख के ऊपर होती है, और इसका काम होता है कि पानी में ये वाटरप्रूफ बना देती है आंख को। सो अगर आप पानी में जाएंगे तो आपकी आंखें वेट हो जाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर ये प्रोटेक्शन नहीं है। आपको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं स्विमिंग के लिए, फिश को नहीं पहनने पड़ता स्विमिंग के लिए ग्लासेस,
उसके पास ये निकोटिन मेम्ब्रेन होती है जो पूरा कोट बना के रखती है आंख के ऊपर, और आंखें जो होती है वो वाटरप्रूफ हो जाती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? Yes, sir. फिर टेल बोन होती है हमारे, ईयर पिन्ना हो गया, नोज पिन्ना हो गया, समझ आ गया? ये सारे जो है किसी भी मसल्स जो है ये किसी टिपिकली काम के नहीं। नहीं। सर ये पेंडिस अरे किसका पहले ये जो है ना सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता था, काफी बड़ा होता था, इसमें बैक्टीरिया रहते थे, खाना जब इसमें आता था सेलुलोज को तोड़ने में बैक्टीरिया हेल्प करते थे। जब हमने शिफ्ट कर लिया तो कार्निवोरस सिस्टम, हम थोड़े बहुत कार्निवोरस हो गए, ठीक है। अब हम जो है ह्यूमंस जो है वो ओमनीवोरस में आते हैं, हर्बीवोरस हो गए प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस हो गए एनिमल्स को ईट अप करते हैं। हम दोनों यूज करते हैं। तो हमारा फूड्स जब हैबिट चेंज हुए फ्रॉम प्लांट ईटर्स टू एनिमल ईटर्स, तो हमारे अपेंडिक्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये आस्ता आस्ता जो है डिजनरेट होते होते एक छोटा सा पार्ट रह गया, ठीक है। ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं? मुंह में सैलरी ग्लैंड्स होते हैं। फिर ड्यूडेनम में एक एक्सक्रीशन आती है लिवर की। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड जो है वो लिवर है, और हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? स्किन। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन जिसको कहते हैं, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जिसको हम बोल सकते हैं। So what is the largest organ of our body? That is skin. Which is the largest internal organ of our body? Is called liver. Liver इतना बड़ा organ है कि लिवर में से ब्लड भी नहीं गुजर सकता पूरा, समझ आ गया? लिवर में से हमारी बॉडी में जो है हमारी हार्ट धड़कता है 72 टाइम्स। 72 टाइम्स का मतलब है पूरी बॉडी से लेस देन ए सेकंड ब्लड घूम के हार्ट में पहुंच जाता है। सो हार्ट से ब्लड निकलता है और इतनी बड़े शरीर में से घूम के वापस एक से भी कम सेकंड में पहुंच जाता है। तो मोटर की ताकत देख लो आप, कितनी बढ़िया मोटर लगाई हुई है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अब अगर ऑर्गन बहुत बड़ा होगा तो उसमें से इतने रश में से निकलना पॉसिबल नहीं है। ऑर्गन बहुत बड़ा है तो उसमें से पूरा ब्लड निकल जाए 72 टाइम, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये पोर्टल सिस्टम पे काम करता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होते हैं। ये लिवर है, ये ब्लड इसके अंदर घुसता है, जो इसके अंदर होता है उसको भेज देता है आगे, ये इसके अंदर ही होता है। फिर अगले धड़कन पे ये वाला ब्लड अंदर घुसता है, इसको आगे भेज देता है, तो पीछे वाला आगे वाले को भेजता है। समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. इसीलिए अगर बंदा कोलैप्स कर जाए तो जो ब्लड इसके अंदर घुसा होगा वो इसके अंदर ही होगा। तो लिवर बाद में भी ब्लीड करता रहता है, लिवर के अंदर ब्लड होता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? जो इसके अंदर गया वो बाहर नहीं आया, क्योंकि वहां हमने सिस्टम बंद कर दिया, तो जो ब्लड अंदर था अंदर रहेगा। लिवर इसीलिए जब आप किसी बकरे का या किसी और जानवर का लिवर लेते हैं तो वो बाद में भी ब्लीड करता रहता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? लिवर में काफी बड़ा ऑर्गन है, काफी सारी उसमें से पाइप्स आती हैं अलग अलग पार्ट में से। लिवर यहाँ काफी छोटा दिखा है, बट लिवर इतना बड़ा होता है, आधा इसके ऊपर आधा नीचे सब जगह फैला होता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। लिवर से अलग अलग जो पाइप्स आती हैं उन्हें हेपेटिक डक्ट्स बोलते हैं। ये पाइप जब सामने कॉमन बनती हैं तो इनके ऊपर एक और पाउच लगाया हुआ है। इस पाउच का काम सिर्फ भरना ही है अपने को, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? इसका मेन काम ये है कि जो लिवर से हर टाइम जूस निकल रहा है उसको अपने में स्टोर करता है। Yes, sir. तो गॉल ब्लैडर अपने को स्टोर करते हुए फूल जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये भी स्क्वीज कर जाता है, जिससे हमें वो लिवर इसके अंदर वाला जूस जो है वो एक्स्ट्रा मिलता है, इंस्टेंटेनियस मिल जाता है, जिससे खाने को डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? सो गॉल ब्लैडर अपनी कोई स्क्रीशन नहीं देता, ये सिर्फ लिवर के जूस को स्टोर करता है टेम्परेरी, और उसको फिर स्क्वीट करता है जब हम खाना खाते हैं। पॉइंट समझ आ गया? ये पाइप यहाँ से नीचे से होती हुई यहाँ आती है, यहाँ से ये पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है। पैनक्रियास जो है ना वो ऐसा ग्लैंड है जिसे हिटिनोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये एंजाइम भी स्क्रीट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हार्मोन भी स्क्रीट करता है जो शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन। Yes, sir, insulin. इसमें सेल्स होते हैं आइलेट्स और लैंगरहैंस, वो इंसुलिन स्क्रीट करते हैं, तो ये वहाँ हार्मोन्स भी स्क्रीट करता है। तो ये एंजाइम और हार्मोन दोनों स्क्रीट करता है, ठीक है। यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, दोनों जुड़ के यहाँ से ड्यूडेनम में जुड़ जाते हैं, तो कॉमन बाइल डक्ट बन जाती है, और ये आगे ड्यूडेनम में जुड़ जाती है। स्क्रीशंस हमें कहाँ मिलते हैं? मुंह में मिलते हैं, स्टमक में मिलते हैं, लिवर से पैनक्रियास से मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में मिलते हैं। और ये सारे स्क्रीशन जो एंजाइम्स के, इनका मेन काम है फूड को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स ताकि उनको यूज किया जा सके। पॉइंट समझ आया जी आपको? डायग्राम समझ आ गई? जी सर। कोई ऐसी चीज जो इसमें ना समझ आई हो? ठीक है। जब हम खाना खाते हैं ना, मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको उल्टा लटका दूं, पेड़ पे बांध दूं और आपके मुंह से खाने का ग्रा डाल दूं, तो वो क्या पेट में जाएगा या बाहर उल्ट जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में क्यों जाएगा?
सर हमारी फूड पाइप उसी हिसाब से डिजाइन नहीं, हमारी फूड पाइप में इस तरह की मोशन होती है, यस इस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोशन। तो खाना जैसे इधर मिला, इसको यहाँ धक्का मारा, इधर धक्का मारा, इधर धक्का मारा, तो धक्का मारते हुए नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं पेरिस्टोलिसिस। क्या बोलते हैं? तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से खाना पुश हो जाता है और यहाँ स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ स्फिंक्टर होता है जिसकी वजह से यहाँ ढक्कन बंद हो जाता है। नीचे से ऊपर चले जाता है, नीचे से ऊपर चले जाता है, ऊपर से नहीं, उल्टा लटका दोगे तो भी ऊपर चला जाएगा, नीचे से ऊपर। गले से ऊपर चला जाएगा, स्टमक तक ही जाएगा। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। यहाँ स्फिंक्टर होता है, जैसे ढक्कन होता है ना वैसा होता है। जब आप ब्रश मारते हैं या उंगली मारते हैं तो आप जो नर्वस इंपल्स क्रिएट करते हैं उससे स्फिंक्टर को जो है झटका लगता है, जिससे वो खुल जाता है और आपको वोमिट करने में असिस्टेंस हो जाती है। सो वोमिट करने में असिस्टेंस करनी हो तो आपको उंगलियां वो क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पेरिस्टाल्सिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी आपको? ये मैंने बता दिया, इंजेक्शन है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेक्शन। ठीक है, एंजाइम्स की बात करते हैं। माउथ में सल्वरी अमाइलेज निकलता है, इसको टाइलिन कहते हैं, पी साइलेंट है वही, इसका सल्वरी अमाइलेज और टाइलिन ये स्टार्च पे काम करता है और उसे माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज। माल्टोज इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसोफेगस में कुछ नहीं होता। स्टमक में HCl निकलता है, ये फूड को एसिडिफाई करता है। हमारा स्टमक हाईली एसिडिक है, इसका pH 2.5 है, 2.4 2.6 के बीच में होता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। इस एसिडिटी में अगर आप कपड़ा डुबोया जाए ना इतने HCl में तो कपड़ा सड़ जाए। समझ आ गया? बट ये हमारे स्टोमक को नुकसान नहीं हो जाता क्योंकि अंदर एक कोटिंग हुई होती है प्रोटेक्टिव, दैट इज ऑफ म्यूकस। म्यूकस की कोटिंग स्टोमक को प्रोटेक्ट करती है। अगर म्यूकस की कोटिंग खराब हो जाए, शराब पीने वालों की जाती, तो म्यूकस की कोटिंग खराब हो जाए तो वो कोटिंग ना जनरेट हो या प्रोटेक्शन ना बने तो HCl स्टोमक में ही सुराख कर देगा या आगे ड्यूडेनम में सुराख कर देगा। अगर हमारी, मैंने आपको बताया हमारी इस पाइप में कहीं लीकेज नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे टायर में पंचर हो गया। अब जब पंचर हो गया तो पंचर बंद करने का अंदर से कोई सिस्टम नहीं है, फिर ऑपरेट करके ही बंद होगा। पॉइंट समझ आ गया? वहां से जो लीकेज होगी, हमारी बॉडी जो है ना वो एक लिफाफे की तरह है, बैग के तरह, अंदर सामान बड़ा हुआ सारा। ठीक है, अगर कोई जो है कहीं से पंचर हो जाए, सामान लीक कर जाए, कोई बोतल खुल जाए तो उसको वो सारे चीजों को इन्फ्लुएंस कर देगी। तो अगर पाइप में से लीकेज हुई और वो सामान कहीं आगे पीछे पहुंच गया तो उसको वापस लाने का कोई सिस्टम नहीं है, वो वहीं पॉइजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बॉडी उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल मान लेगी, उसको मारने के लिए इंतजाम करना शुरू कर देगी, वो फॉरेन अंदर ही पॉइजन में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और हम पॉइजनस हो जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। ऐसे इन इंस्टेंसेस को हम अल्सर बोलते हैं, ये पेप्टिक अल्सर कहलाते हैं। और पेप्टिक अल्सर हो तो हमें वो सुराख बंद करने पड़ते हैं, पंचर लगाना पड़ता है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, स्टमक में HCl निकलता है जो फूड को एसिडिफाई करता है। HCl की बहुत जरूरत है भाई। HCl जो है ना ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। देखिए हमारी बॉडी कितनी मजेदार बनाई है, कितनी समझदार और कितनी मजेदार है, इतना बढ़िया इंजन है। हमारे मुंह का मीडियम एल्कलाइन है, हमारे मुंह का मीडियम रखा गया है एल्कलाइन, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कलाइन मीडियम बर्दाश्त ना कर सके वो यहाँ मर जाए। हमारे पेट का मीडियम कर दिया इमीडिएटली एसिडिक, यानी जो एल्कलाइन में जिंदा रह जाए वो एसिडिटी में मर जाए। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद ही मारने का सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। पॉइंट समझ आया आपको? HCl जो है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन फिर प्रोटीन्स पे काम करता है, उन्हें पेप्टाइड्स या प्रोटीएसिस बनाता है। ये भी इंटरमीडिएट प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं। इनको लास्ट में अमीनो एसिड बनाया जाएगा, लास्ट पॉइंट तक बताइए अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है जी। रेनिन जो है ये मिल्क की कर्डलिंग करता है। क्या करता है? रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो एज के साथ घट जाता है। एक छोटे बच्चे में इतना ज्यादा होता है कि वो दूध पी के अगर वोमिट करे तभी नहीं बन गया होता, मतलब पीते और वोमिट करने में भी वो नहीं बन जाता, इतना रेनिन निकलता है। बट एक एज आदमी में 50 60 70 वाले में ये इतना कम निकलता है कि वो दूध पीते ही गैस हो जाती है उसको, उसका दूध डाइजेस्ट ही नहीं होता। सो बूढ़े लोगों को दूध की जगह दही यूज करना चाहिए। कर्डलिंग पहले ही करा लीजिए। कर्डलिंग एक तरह से जो है एमल्सिफिकेशन है, मिक्स कर देते हैं हम पानी और कार्बोहाइड्रेट्स को अलग करते हैं पानी से। साइड पॉइंट्स में जा रहा है आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ड्यूडेनम पार्ट आ जाता है। ड्यूडेनम में लिवर से जूस आता है जो फैट्स को एमल्सिफाई करता है।
एमल्सिफिकेशन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब है दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करना, ठीक है। फैट को पानी के साथ मिक्स, देखिए फैट को आप एक कंटेनर लें, उसमें थोड़ा पानी डालें, फिर थोड़ा तेल डालें, फिर थोड़ा पानी डालें, फिर तेल डालें, फिर पानी डालें, फिर तेल डालें, थोड़ी देर रहने देंगे, क्या होगा? पानी सारा इकट्ठा हो जाएगा, तेल सारा, क्योंकि उनकी एफिलिएशन ही अपने साथ है। तेल की अपनी एफिलिएशन जो है वो अपने साथ है, पानी की अपने साथ है। पानी पोलर प्रोडक्ट है, वो अपने साथ एफिलिएट होता है। तेल जो है नॉन पोलर प्रोडक्ट है, वो अपने साथ एफिलिएट होता है। अब अगर आपने तेल में कोई काम करना हो वो तो अपने साथ ही रहेगा, अलग ही नहीं हो रहा, तो उसके मॉलिक्यूल को पकड़ोगे कैसे, उस पर काम कैसे करोगे? वो तो अपने को छोड़ ही नहीं रहा, अपने ग्रुप को। तो उसको अलग करने के लिए उसे पानी से मिक्स किया जाता है। यही सोप करते हैं, सोप भी एक तरह का एमल्सिफायर होता है। तो लीवर का जो जूस है वो भी फैट्स को एमल्सिफाई करता है पानी से, जिससे पानी सोप जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल छट जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। अब उन पे काम करना आसान हो जाता है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं एक तरह से, और उस पे काम करना आसान हो जाता है। पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड बनाता है। माइलेज निकलता है फैट स्टार्च को माल्टोस, लाइपेज निकलता है फैट्स को फैटी एसिड ग्लाइसिरॉल बनाता है। फिर लास्ट पार्ट इलियम जो है उसमें पेप्टाइड एसिड निकलता है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड बनाता है। लाइपेज निकलता है फैट को फैटी एसिड बनाता है। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट पे काम करते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज को ग्लूकोज कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने बताया बॉडी हमारी ग्लूकोज ही यूज कर सकती है। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये अलग अलग तरह के एंजाइम हैं जो फूड के अलग अलग पार्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड्स दिए हुए, ऊपर ये पैरोटिड है, ये सबलिंगुअल है, ये सब मैक्सिलरी है, तीनों ग्लैंड्स बताएं, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट हमारा रेस्पिरेशन आ जाएगा। 5 मिनट की ब्रेक ले लीजिए, फिर वो पढ़ते हैं। इससे पहले मैं टीएस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ की बताऊं मुझे। देखिए ट्रांसवर्स सेक्शन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ? हाँ जी, कोई मतलब समझा सकता है? टीएस ऑफ लीफ का मतलब क्या? टीएस ऑफ लीफ का मतलब है जैसे ये एक पेज है, ठीक है, हम इस पेज को यहां से देख रहे हैं, यहां से, ऊपर से नहीं, इधर से भी नहीं, इस जगह से। किस जगह से? हमने पत्ता लिया, पत्ते को बीच में से काट लिया, और जब जहां से काटा वहां से हम देख रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया आपको? सपोज ये पूरा पत्ता था, काटने पर ऐसा दिखेगा, ये देखा जा रहा है ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में क्या क्या। जो टॉप लेयर होती है, पत्ते अगर आपने देखे हो तो पत्ते की जो टॉप लेयर होती है उसमें चमक होती है, ठीक है, देखा हुआ है। नीचे वाली तरफ चमक होती है, ऊपर वाली तरफ होती है, ऊपर वाली तरफ। ये क्यों दी होती है? चमकने का फायदा, चमकने का मेन कारण जो होता है वो ये होता है कि इस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग जो है वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, जैसे अकड़ा हुआ रहता है पत्ता। अगर वैक्सी कोटिंग नहीं होगी, पानी डालोगे वो गीले कागज की तरह गीला हो जाएगा, फट जाएगा। वैक्सी कोटिंग है तो पानी गिरता है जब उसके ऊपर, तो पानी उसके ऊपर से बह जाता है, जिसकी वजह से पत्ता खराब नहीं होता। पॉइंट समझ आ गया आपको? ये जो वैक्सी कोटिंग होती है ये क्यूटिकल की होती है। किसकी होती है? क्यूटिकल की। फिर ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, ऊपर अपर एपिडर्मिस होता है, नीचे लोअर एपिडर्मिस होता है। लोअर एपिडर्मिस में ही स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? ये नीचे गार्ड सेल्स हैं, इन्हीं को, इनसे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको स्टोमेटा कहा जाता है। यहाँ से एयर इन या आउट हो सकती है। जो सांस लेनी है, देखो प्लांट ने भी सांस लेनी है, प्लांट खाना जरूर बना रहा है बट प्लांट ने भी सांस लेनी है, रेस्पिरेशन वो भी करता है, ठीक है। खाना बनाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है। रेस्पिरेशन जब वो करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज भी करता है। उसका कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने का लेवल हमेशा सेम रहता है अपने साइज के साथ। जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। सपोज करते हैं वो इतनी प्रोड्यूस करता है। रात को बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, अंधेरा है, तो वो बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करेगा। सपोज करते हैं नील पे, हम जैसे जैसे सनलाइट आती है, सुबह शुरू होती है 7, 5 बजे, 6 बजे, वैसे वैसे इसकी फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इसकी फोटोसिंथेसिस शुरू होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज करना शुरू कर देगा। यूज करेगा तो इसका लेवल यूज करने का भी बढ़ता जाएगा। और वो एक टाइम आएगा 6, 7, 8 बजे के क्लोज, जहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है उतनी ही यूज करता है।
इसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Compensation. और ये बढ़ता जाएगा, इसका यूज करने का लेवल बढ़ता जाएगा क्योंकि सनलाइट बढ़ रही है और नून आते आते ये अपने मैक्सिमम लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने के पहुंच जाएगा। प्रोडक्शन का लेवल वही है साइज के हिसाब से, वो नहीं घटता बढ़ता। फिर जैसे जैसे सनलाइट घटना शुरू होगी इसका ये लेवल भी घटना शुरू हो जाएगा और ये आस्ता आस्ता फिर इस लेवल पे आ जाएगा। तो ये फिर दोबारा कंपनसेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद ये गिरते गिरते अंधेरा आते आते ये फिर जीरो पे पहुंच जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड के कंजप्शन का लेवल चेंज होता है, प्रोडक्शन का लेवल चेंज नहीं होता है। तो कंपनसेशन पॉइंट कितनी बार आया दिन में? 2 बार। एक बार मॉर्निंग के टाइम, एक बार इवनिंग के टाइम। पॉइंट समझ आ गया कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? ठीक। ये अपर एपिडर्मिस है, इसके बाद ये पेरिसाइड लेयर आती है और फिर ये स्पॉन्जी लेयर आती है। फिर ये स्पॉन्जी लेयर आती है। स्पॉन्जी लेयर के बाद बीच में आपको ये वेस्कुलर बंडल दिख रहा है। वेस्कुलर बंडल जो है ये 2 काम करता है, ये खाना भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये पानी भी ट्रांसपोर्ट करता है। पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उन्हें जाइलम कहते हैं। खाने को ट्रांसपोर्ट करने वाले जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उन्हें फिलोएम बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होते हैं और ये परमानेंट सेल्स होते हैं, इसलिए परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे हम उसमें इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है, ये जाइलम है बीच में और ये साइड में दिख रहे हैं आपको फिलोएम दिख रहे हैं। ये बीच में जो स्पेसेस है ये खाली है, इनसे जो एयर का जो एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वो स्टोमेटा के थ्रू होता रहता है। पॉइंट समझ आ गया हमको? ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। जो लीफ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आप ब्रेक ले लीजिए 10 मिनट के, उसके बाद